अगले दिन गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई काशी नगरी में पहुंच गए। वहां उन्होंने ठहरने के लिए एक धर्मशाला को चुना और दोनों उसी धर्मशाला में ठहर गए। धर्मशाला में और भी बहुत से यात्री ठहरे हुए थे। गंगाराम पटेल ने बुलाकी को तो पैसे देकर अपने तथा घोड़ों के खाने का सामान लाने के लिए भेज दिया और स्वयं उन यात्रियों से बातें करने लगे। बुलाकी जब सामान लेकर लौटा तो उसने पटेल को बताया कि शहर में मैंने आज एक अनोखी घटना देखी है। तब पटेल ने उसे आश्वस्त किया कि खाने से निवृत्त होकर जब दोनों आराम से बैठ जाएंगे तो अपनी देखी हुई घटना मुझे सुनाना, मैं तुम्हारे प्रश्न का समाधान कर दूंगा। उसके बाद जब वे दोनों भोजन कर चुके और बुलाकी ने उनके लिए हुक्का भरकर रख दिया तो हुक्के से एक कश खींचकर पटेल ने बुलाकी से कहा, हाँ तो भाई बुलाकी राम, अब बता कि तूने आज शहर में कौन सी अनोखी घटना देखी है। बुलाकी बोला, पटेल जी, आज जब मैं बाजार से सामान लेकर लौट रहा था तो मैं रास्ता भूलकर एक चौराहे पर जा पहुंचा। वहां पर मैंने देखा कि यहाँ का राजा और उसके साथ और भी बहुत से आदमी मौजूद थे। पास ही में एक भट्टी पर एक बहुत से बड़े कढ़ाई में तेल खोल रहा था। तभी राजा के सामने दो पुरुष और एक स्त्री को उपस्थित किया गया। उन दोनों पुरुषों का दावा था कि ये स्त्री उसकी पत्नी है। कहने का अर्थ यह है कि दोनों पुरुष उस स्त्री पर अपना अपना दावा पेश कर रहे थे। तब राजा ने निर्णय दिया कि तुम में से जो भी पुरुष इस तेल से भरे खोलते कड़ाही में स्नान करके सही सलामत बाहर निकल आएगा, ये स्त्री उसी की पत्नी मानी जाएगी। पटेल जी, राजा की ये बात सुनकर उनमें से एक आदमी तो निराश होकर मुंह लटकाकर एक ओर को खड़ा हो गया, जबकि दूसरे आदमी ने अपनी जांघिया उतारकर खोलते हुए कढ़ाई में छलांग लगा दी। आश्चर्य की बात यह है कि उस खोलते तेल में स्नान करने पर भी उस आदमी का बाल बांका न हुआ और वह सही सलामत कढ़ाई से बाहर निकल आया और राजा को उसका वादा याद दिलाया। इस पर राजा ने उस आदमी को तो गिरफ्तार करा लिया और वह स्त्री उस आदमी को दे दी जो तेल में स्नान करने के नाम पर निराश होकर खड़ा हो गया था। अब आप इस रहस्य का भेदन कीजिए कि वादे के अनुसार राजा ने वे स्त्री उस प्रतियोगिता में विजयी व्यक्ति को ना देकर दूसरे व्यक्ति को क्यों दे दी। ये सुनकर पटेल बोले, बुलाकी, इस रहस्य को जानने से पहले ये सुन कि वे दोनों आदमी कौन थे, तभी सारी बातें तुझे आराम से समझ में आएंगी। यहाँ से काफी दूर के फासले पर किशनगढ़ नाम का एक बहुत बड़ा नगर है। वहां के राजा का नाम वीरेंद्र सिंह था। राजा वीरेंद्र का एक पुत्र था जिसका नाम गजेंद्रपाल सिंह था। गजेंद्रपाल का जैसा नाम था वैसा ही वह शक्तिशाली भी था। आए दिन वह आखेट करने के लिए वनों में जाता रहता था। एक दिन राजकुमार आखेट करने के लिए वन में गया तो लौटते समय बड़ी भयानक आंधी में घिर गया। आंधी के कारण वह अपना मार्ग भूल गया और एक दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। राजकुमार को अपनी इस भूल का तब पता चला जब वह अपने नगर में पहुंचने के स्थान पर एक अन्य नगर में पहुंच गया। राजकुमार ने जब उस नगर के निवासियों से उस स्थान की जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि वह इस समय कामरूप राज्य में है, जो एक बड़े देश चीन के बिल्कुल निकट है। ये जानकर राजकुमार को भारी आश्चर्य हुआ। कामरूप तो उसके राज्य से बहुत दूर था। इतनी जल्दी वह कामरूप में कैसे आ पहुंचा? लेकिन फिर उस भयंकर आंधी की याद हो आई। आंधी इतनी तेज थी कि कुछ कदम के फासले पर भी उसे कुछ दिखाई न देता था। हो सकता है वह उस आंधी में उड़कर यहाँ तक आ पहुंचा हो। कुछ भी हो, अब तो उसे इस स्थिति का सामना करना ही पड़ेगा। ऐसा विचार कर उसने मन में धैर्य धारण किया और नगर में घूमने लगा। यहाँ एक और भी परेशानी उसके सामने आ खड़ी हुई। इस नगर के अधिकांश निवासी यहाँ की स्थानीय भाषा बोलते थे, जो राजकुमार की समझ में नहीं आती थी। लेकिन कुछ दिनों तक वहां रहकर राजकुमार ने उनकी भाषा सीख ली और वह टूटी फूटी स्थानीय भाषा में वार्तालाप करने लगा। एक दिन जब वह शहर में घूम रहा था तो उसने एक जगह दो व्यक्तियों को आपस में लड़ते देखा। दोनों के हाथों में लंबे लंबे चाकू थे और वे एक दूसरे के वार को बचाकर
एक दूसरे पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। वहां बहुत से तमाशबीन भी खड़े थे। राजकुमार भी उन तमाशबीनों में जाकर खड़ा हो गया। इसी बीच राजा का रथ वहां से गुजरा। राजा ने जब उन व्यक्तियों को लड़ते देखा तो उसने अपने कुछ सैनिकों को उन दोनों व्यक्तियों को पकड़ने के लिए भेज दिया। सैनिकों ने उनके पास पहुंचकर उन्हें पकड़ना चाहा तो वे दोनों सैनिकों से भी भिड़ गए और सैनिकों को घायल करके वहां से भाग गए। राजकुमार ने तब तमाशबीनों से उनके विषय में पूछा तो उसे पता चला कि ये दोनों नगर के नामी गुंडे हैं। ये इतने खूंखार है कि सैनिक भी इन्हें पकड़ने से डरते हैं। फुर्तीले इतने हैं ही कि पकड़ में नहीं आते और बात की बात में बहुत दूर जा निकलते हैं। ये सुनकर राजकुमार उस नगर के राजा के पास पहुंचा और उसने कहा, राजन, यदि आप आदेश दे तो मैं उन दोनों गुंडों को पकड़कर आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। ये सुनकर राजा ने गौर से उसकी ओर देखा और बोला, कोई परदेशी मालूम पड़ते हो, तभी ऐसा दावा कर रहे हो। राजकुमार ने कहा, हाँ राजन, परदेशी तो जरूर हूं, किंतु मेरा दावा झूठ नहीं है। मैं अपनी बात को सत्य करके दिखा सकता हूं। राजा ने कहा, तब फिर हमारा आदेश है कि उन्हें पकड़कर हमारे सामने ले आओ। यदि तुम ऐसा कर सके तो हम तुम्हें पुरस्कारों से लाद देंगे। आदेश मिलने की देर थी कि राजकुमार उस ओर दौड़ पड़ा जिस ओर वे दोनों गुंडे भाग निकले थे। राजकुमार को मल्ल विद्या का अच्छा ज्ञान था। उसके गुरु ने उसे ऐसे ऐसे दाव पेच सिखा रखे थे कि वह 100 आदमियों पर भी भारी पड़ सकता था। बात की बात में वह उन गुंडों के पास पहुंचा और हुंकार भरते हुए गुंडों से भिड़ गया। बड़ी चपलता से पहले तो उसने उन दोनों के चाकू छीने, फिर उन्हें लात घुसों और मुक्कों पर रख लिया। कुछ ही देर में दोनों गुंडों के कस्बल ढीले हो गए। किसी चूहे की भांति उनकी गर्दन पकड़कर उन्हें साथ लेकर राजकुमार राजा के पास लौट आया और दोनों गुंडे राजा के सैनिकों के हवाले कर दिए। राजकुमार का ऐसा पराक्रम देखकर वहां का राजा बहुत खुश हुआ। वह राजकुमार को अपने महल में ले आया। वहां उसने राजकुमार की बहुत खातिरदारी की और फिर उसका परिचय पूछा। राजकुमार ने जब उसे ये बताया कि वह भी एक राजा का बेटा है, तब तो राजा को और भी खुशी हुई। वह अपनी बेटी के विवाह के लिए बहुत चिंतित रहता था। उसकी इच्छा थी कि उसकी बेटी का विवाह किसी ऐसे नौजवान के साथ हो जो बुद्धि और पौरुष दोनों में ही बेमिसाल हो। उसे ये दोनों गुण इस युवक में नजर आए। एक दिन राजा शिकार करने के लिए निकला। अपने साथ वह राजकुमार गजेंद्र सिंह को भी ले गया। जंगल में एक शेरों का समूह उन्हें नजर आया। राजा ने शेर का शिकार करने की इच्छा से अपना घोड़ा उन्हीं शेरों के समूह की ओर दौड़ा दिया। राजकुमार भी कहाँ पीछे रहने वाला था। शिकार करना तो उसका प्रिय शौक था। अतः वह भी भाला और तलवार लेकर राजा के पीछे पीछे अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ चल पड़ा। राजा को अपनी तरफ आते देखकर शेरों का समूह चौकन्ना होकर खड़ा हो गया। उनमें से जो दुर्बल शेर थे वो तो पीछे मुड़कर भाग लिए, लेकिन जो बलवान शेर थे वे मुकाबला करने को तत्पर हो गए। राजा ने निशाना साधकर अपना भाला एक शेर पर चलाया। निशाना चूक गया। भाला शेर के शरीर को छूता हुआ भूमि में जा गड़ा। क्रोधित होकर शेर ने उछाल भरी और अपने पंजों की जोरदार थाप घोड़े की थूतन पर जमा दी। वार इतना करारा था कि घोड़ा लड़खड़ा गया। घोड़े के लड़खड़ाने से राजा का संतुलन बिगड़ गया और वह भूमि पर आ गिरा। तभी दूसरा शेर राजा पर झपट पड़ा। राजा ने फुर्ती से उठकर म्यान में रखी अपनी तलवार निकालनी चाहिए, लेकिन तभी शेर के पंजे की एक करारी चोट उसे लगी और वह उछलकर दूर जा गिरा। तत्काल ही उसे मूर्छा आ गई। तब तक राजकुमार भी शेरों के पास पहुंचा। एक शेर अभी राजा पर झपटने की तैयारी कर ही रहा था कि राजकुमार का फेंका हुआ भाला सनसनाता हुआ उसकी छाती में घुस गया। शेर ने एक भयंकर दहाड़ मारी और वह भूमि पर लोटपोट होने लगा। दूसरा शेर भी झपटने ही वाला था कि राजकुमार ने उसकी थूतन पर तलवार का वार कर दिया। शेरों की थूतन उनकी सबसे संवेदनशील जगह होती है, अतः थूतन पर वार होते ही शेर एकदम घबरा कर पीछे हट गया। एक बार उसने अपने साथी शेर को
भूमि पर लोटपोट होते देखा और फिर भयभीत होकर घनी झाड़ियों की ओर दौड़ पड़ा। राजकुमार गजेंद्रपाल घोड़े से उतरा, घोड़े की पीठ पर मौजूद छागल से पानी निकाला और राजा के मुंह पर पानी के छींटे मारे। जल के छींटे लगने से राजा को होश आ गया और वह उठकर बैठ गया। उसने कृतज्ञता भरी दृष्टि राजकुमार पर डाली। राजकुमार बोला, उठिए राजन, आज आपने शेर का शिकार कर लिया है। राजा बोला, नहीं राजकुमार, ये शिकार मैंने नहीं तुमने किया है। शेर के पंजों की चोट खाकर मैं तो अचेत हो गया था, तभी तुम्हारा फेंका हुआ भाला शेर की छाती फाड़ता हुआ उसकी छाती के आर पार निकल गया। आज तुमने मेरी जान बचाई है। महल पहुंचकर मैं तुम्हारे इस उपकार का पुरस्कार तुम्हें अवश्य दूंगा। बुलाकी, आगे की कथा तो बहुत ही लंबी है, परंतु मैं तुम्हें संक्षेप में ही सुनाता हूँ। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजकुमार गजेंद्रपाल के साथ कर दिया। राजकुमार अपनी पत्नी के साथ कामरूप के राजा के राजमहल में आनंद पूर्वक रहने लगा। जब उसे वहां रहते हुए कई महीने बीत गए तो एक दिन उसने पत्नी से कहा, प्रिय, यहाँ रहते हुए मुझे बहुत समय बीत गया है। अब मुझे अपने घर की याद सताने लगी है। मेरे परिवार वालों को मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है। वे बेहद चिंता कर रहे होंगे, अतः हमें अपने घर लौट चलना चाहिए। इस पर राजकुमारी ने अपनी सहमति व्यक्त कर दी। कुछ ना नुकर करने के बाद राजा ने भी उसका अनुरोध मान लिया और बहुत सा दान दहेज देकर अपने दामाद और बेटी को विदा कर दिया। सारे दिन की यात्रा के बाद उनका काफिला एक नगर में जा पहुंचा और एक सुंदर सा स्थान देखकर वही पड़ाव डाल दिया। इतनी कहानी सुनाकर पटेल चुप हो गए। तरोताजा होने के लिए उन्होंने हुक्के से 3-4 गहरे कश खींचे और ढेर सारा धुआं अपने मुंह से उगल दिया। फिर उन्होंने आगे की कथा आरंभ की। हाँ तो बुलाकी राम, अब जब उन लोगों ने उस स्थान पर पड़ाव डाला तो एक दुर्घटना घट गई। उस स्थान पर एक प्रेत का निवास था। उस प्रेत ने राजकुमार गजेंद्रपाल की पत्नी को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। तब उस प्रेत ने राजकुमार गजेंद्रपाल का वेश बनाया और राजकुमार और राजकुमारी के खेमे में पहुंच गया। उसने राजकुमार से कहा कि ये स्त्री तो मेरी पत्नी है, अतः मैं इसे लेकर जाऊंगा। राजकुमार ने कहा कि ये तुम्हारी पत्नी कैसी हो सकती है? ये तो मेरी पत्नी है, मैं इसे विवाह कर लाया हूँ। इस पर दोनों में हाथापाई होने लगी। शोरगुल सुनकर सभी नौकर चाकर वहां पहुंच गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि किसका पक्ष ले, कौन है असली राजकुमार। दोनों की शक्ल और वेशभूषा एक समान थी, दोनों में रंच मात्र भी अंतर नहीं था। बोलचाल, हावभाव और चालढाल से दोनों एक जैसे ही प्रतीत हो रहे थे। राजकुमारी सहमी सी खड़ी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किसे अपना पति माने और किसे नहीं। बात वहां के राजा तक पहुंची, लेकिन वहां का राजा भी कोई निर्णय न दे सका। उसने कहा, यह एक गंभीर स्थिति है, मैं तुम्हारा कोई न्याय नहीं कर सकता। तुम दोनों काशी नरेश के पास चले जाओ। वह परम गुणी और बेहद बुद्धिमान व्यक्ति है, वही तुम्हारा न्याय करेंगे। राजा की बात मानकर वे दोनों इस नगर में आ गए। यहाँ के राजा ने जब उनके विवाद के विषय में सुना तो अपने बुद्धि बल से उसने फौरन जान लिया कि उन दोनों में से कोई एक अवश्य ही अशरीरी व्यक्ति है, जिसने दूसरे व्यक्ति का रूप धारण कर लिया है। तब उसने एक भट्टी तैयार करवाकर एक बड़े से कढ़ाई में तेल उबलवाया और उन दोनों से कहा कि तुम में से जो भी प्रतियोगी इस खोलती कढ़ाई में स्नान करके सही सलामत निकल आएगा, ये स्त्री उसकी पत्नी मानी जाएगी। राजा की ये बात सुनकर बेचारा गजेंद्रपाल तो निराश होकर एक ओर खड़ा हो गया, लेकिन अशरीर प्रेत फौरन ऐसा करने को तैयार हो गया। आगे की कहानी तुझे मालूम ही है। राजा ने उस राजकुमारी को उसके असली पति के हवाले कर दिया और राजकुमार का वेश धारण किए उस अशरीरी प्रेत को सैनिकों के हवाले कर दिया। यह है सारी कहानी जो तू शाम को देख कर आया है। सारी कहानी सुनकर बुलाकी ने आशंका व्यक्त की, तो क्या राजा उस प्रेत को जेल में बंद रख सकेगा? पटेल ने जवाब दिया, ये तो भविष्य की बात है बुलाकी। वैसे ये नगरी भगवान शिव की नगरी है। यहाँ एक से बढ़कर एक अनेक तंत्र मंत्र के ज्ञाता है। उस पिशाच की तो बात ही क्या, यहाँ तो यमराज को भी
तंत्रपाश में बांधने की शक्ति रखने वाले अनेक विद्याधर मौजूद है। यहाँ का राजा बहुत बुद्धिमान है। वह इस प्रेत को ऐसे ही नहीं जाने देगा। वह इसका जरूर तगड़ा इंतजाम कर देगा, जिससे कि वह प्रेत फिर किसी को परेशान न कर सके। अब तेरी हर शंका का समाधान हो गया है, इसलिए अब आंख मूंद कर सो जाओ। इतना कहकर गंगाराम पटेल सोने की तैयारी करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट में जरूर बताइए। और इसी तरह अच्छी मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।